रीट 2021 साइकोलॉजी के क्वेश्चन लेवल फर्स्ट के पेपर के हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है यहाँ से सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल व आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार करने के लिए व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के व्यवहारवाद व रचनात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की संयोजक कड़ी है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति व प्रेरणा तीनों को समायोजित करता है। रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक सिद्धांत दिया गया? 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत रेमंड केटल द्वारा दिया गया है। केटल व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत से संबंधित है। केटल के अनुसार 23 मूल शील गुण होते हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। 12 ऐसे शील गुण होते हैं जो असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। 23 में से 16 को केटल के ने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। इन्हें मापने के लिए एक विशेष प्रश्नावली भी तैयार की जिसे 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत या 16 पीएफ की संज्ञा दी गई है। निम्न में से कौन सा मोस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम से सम्मिलित नहीं है? मोस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम से यह सम्मिलित नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं यहाँ से सम्मिलित? इसमें सम्मिलित है यहाँ से पहला तो दैहिक आवश्यकताएं हैं, स्नेह व संबद्धता व आत्मसिद्धि है। व्यक्तिवाद व समूहवाद मोस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। मोस्लो मनुष्य की आवश्यकताओं को पदानुक्रम के रूप में दिखता है जो कि आरोही क्रम में आरंभ होकर निम्नतम व उच्चतम आवश्यकताएं होती है, जो इस परिणाम तक पहुंचती है कि जब आवश्यकता का सेट पूरा हो जाता है तब अन्य सेट की आवश्यकता उत्पन्न होती है। मोस्लो मनुष्य की आवश्यकता को प्रबलता के अनुक्रम में देखता है। निम्नतम छोर पर शारीरिक व सुरक्षा आवश्यकताएं हैं तथा आत्म प्रत्यक्षीकरण आवश्यकता उच्चतम छोर पर है। मोस्लो द्वारा महत्व के आरोही क्रम में निर्धारित मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं निम्न है, जिसमें शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा या बचाव आवश्यकता, संबंधन या स्वीकृति आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता व आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता है। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। यह कहलाता है द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। एक व्यक्ति पर एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। क्रू के अनुसार द्वंद्व या संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसमें स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है। निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? स्टीफन कोरे से संबंधित है यहाँ से क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 में माना गया। स्टीफन कोरे के अनुसार शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षण की समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से समाधान खोजा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान बंकिंगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में आवश्यकता अध्यापकों के लिए अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया है। स्टीफन कोरे ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। 1953 में उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान की शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया। अतः स्टीफन कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान के जनक के रूप में दिखाया जाता है। एनसीईआरटी ने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए 1962 में रिसर्च इन एजुकेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है? उपचारात्मक शिक्षण धीमे सीखने वाले बालकों के लिए उपयुक्त है। कमजोर शिक्षार्थियों के अधिगम के दोषपूर्ण प्रभावों को दूर करने के लिए प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ऐसा शिक्षण दोषों के निदान पर आधारित है, शिक्षार्थियों के कमजोरियों को दूर करता है। उपचारात्मक शिक्षण के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं यहाँ से प्राप्त ज्ञान की कमियों का निराकरण करना, कौशलों की अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों व दोषों को सुधारना, समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करना, समाज के स्वीकृत आदर्शों का परिमार्जन करना तथा विषय विशेष में सीखने में अक्षमताओं को दूर करना है। शिक्षण की खेलकूद विधि को किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की खेलकूद विधि वृद्धि व विकास के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण की खेलकूद वृद्धि व विकास के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण की खेल विधि के जन्मदाता फॉबेल को माना जाता है। आधुनिक युग में हेनरी कॉकवेल कुक पहला व्यक्ति था जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस विधि का प्रबल समर्थन किया। कॉल्डवेल ने बताया कि बालक कार्य को पूर्ण हृदय से तभी करता है जब वह खेल में होता है, अतः इस प्रत्येक कार्य के लिए खेल की विधि को अपनाना अनिवार्य है। खेल द्वारा किए जाने वाले कार्य जिससे बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित या क्रियाशील होती है
उसके कार्य व विचार के सामंजस्य स्थापित होता है और वह प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। रॉ बर्न के अनुसार यदि यह विधि बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को संतुलित करती है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वाधान में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 की समीक्षा के हेतु प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति है और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया। आरटीई एक्ट 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? आरटीई एक्ट 2009 यहाँ से 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए है। शिक्षा के अधिकार के मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान के 86वें संविधान संशोधन किया गया। उल्लेखनीय है कि बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 लागू किया गया। इसके पश्चात देश में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। निम्न में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक यहाँ से भूख, प्यास व नींद है, जबकि उपलब्धि अचीवमेंट नहीं है। उपलब्धि दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, यह एक सामाजिक अभिप्रेरक है। प्राथमिक अभिप्रेरकों को दैहिक अभिप्रेरक कहते हैं। ये प्राणी में दैहिक व मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। भूख, प्यास, नींद, यौन क्रियाएं, कष्ट आदि दैहिक अभिप्रेरक है। शिक्षण अधिगम को मनोवैज्ञानिक आधार पर किस पर निर्भर करता है? शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। शिक्षक जिस ढंग से शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण शैली या शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधियों का वह साधन जिसमें उचित उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, वह शिक्षा के उद्देश्यों के लक्ष्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ति की जा सकती है। अध्यापन शैली को कार्य निर्देश के लिए सामान्य सिद्धांत, शैक्षणिक व प्रबंधन रणनीति माना जाता है। शिक्षण शैली के 5 मुख्य प्रकार है: व्याख्यान शैली, डिमॉन्स्ट्रेशन विधि शैली, गतिविधि या क्रिया पद्धति शैली, समूह पद्धति, हाइब्रिड पद्धति, मिश्रित रूप से शिक्षा माना जाता है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी अनुपात 30:1 होना चाहिए। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी अध्यापक अनुपात 30:1 होना चाहिए। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 का अर्थ है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक कार्यरत है। आरटीई 2009 संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए लागू किया गया। आरटीई अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। आरटीई 2009 1 से 8 तक लागू किया गया। आरटीई 2009 में कुल 29 धाराएं व 7 अध्याय है। इस अधिनियम के धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 की व्यवस्था की गई। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। यहाँ से योगात्मक मूल्यांकन का मध्यावधि परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। योगात्मक मूल्यांकन व्यक्तियों को उनकी उपलब्धियों को मापकर वर्गीकृत करने में सहायता करता है। मध्यावधि परीक्षा एक एकेडमिक ग्रेडिंग अवधि के मध्य में या किसी दिए गए तिमाही सेमेस्टर के मध्य में दी जाने वाली परीक्षा है। मध्यावधि परीक्षा इस प्रकार का प्रारंभिक मूल्यांकन है जो छात्रों की समग्र सामग्री के समझ को मापने और काम करने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में पहचान करने के लिए आवश्यक है। कौन सा रोग वंशानुगत है? वंशानुगत रोग है यहाँ से फेनिलकीटोन्यूरिया। एक वंशानुगत रोग है जिसे आमतौर पर PKU के रूप से जाना जाता है, जिसमें शरीर के फेनिल एलनिन नामक एमिनो एसिड बनने लगता है। PKU जीन के दोष के कारण होता है जो फेनिलएलेनिन को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइमों को बनाने में मदद करता है। इस रोग से ग्रस्त बच्चे कई तरह की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जैसे बौद्धिक विकलांगता होती है, हृदय दोष होता है, विलंबित वृद्धि और जन्म के वक्त शिशु के वजन में कमी होना, एक असामान्य रूप से छोटा सिर होना। निम्न में से कौन सा बुद्धि के निष्पादन का परीक्षण है? बुद्धि के निष्पादन का भाटिया बैटरी परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि के निष्पादन का परीक्षण है। निष्पादन परीक्षण से तात्पर्य है कि ऐसी परीक्षा से जो किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए दिए जाते हैं जिसमें वह अपने हाथों से ही करता है, जैसे चित्रों को एक क्रम में सजाना, कुछ गुटकों को लेकर उनमें एक नमूना बनाना, कोई वर्ग का निर्माण करना, चित्र पूर्ति करना आदि। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, अतः इसे अशिक्षित, विकलांग, गूंगे, बहरे सभी प्रकार के बालकों को प्रशासित किया जा सकता है।
इस परीक्षण का निर्माण प्रोफेसर CM भाटिया ने 1955 में किया था। इसमें 5 मुख्य बौद्धिक उप परीक्षण है तथा यह भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है, जिसमें ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर पास है, एलोज परीक्षण, आंकिक तत्कालीन स्मृति परीक्षण, चित्र बनाना परीक्षण, आकृति चित्रण परीक्षण है। मानव विकास से आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु यदि वे सामान्य बालकों को विकास के क्रम में एक साथ रहता है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? यह कथन करता है यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत की ओर यहाँ से यह इंगित करता है। मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु यदि सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है, यह कथन विकास के समान प्रतिरूप सिद्धांत की ओर इंगित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया में एकरूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत भिन्नताएं कितनी भी हो, लेकिन यह एकरूपता विकास के क्रम में इसके संदर्भ में होती है। उदाहरण, बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होगा, चाहे वे बच्चे किसी भी देश के हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता पाई जाती है। बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली तो संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष रहती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष रहती है। वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष रहती है। संवेगात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक आनुवांशिकी के जनक है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को माना गया है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किया था। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर काम किया। उन्होंने आनुवांशिकी के मूलभूत नियमों की खोज की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीन युग्मों में होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड ने प्रतिपादित किया। सिगमंड फ्रॉइड व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने का श्रेय सिगमंड फ्रॉइड को दिया जाता है। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय चेतन, अर्धचेतन व अचेतन, चेतन, अर्धचेतन, अर्धचेतन और अचेतन, जब और इदम अहम परा अहम माने जाते हैं। अर्थात सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मनुष्य के मानव स्वभाव में उत्पत्ति 3 तत्वों से हुई है, इदम अहम और परा अहम, तथा मनुष्य का आंतरिक मन व उसकी बुद्धि पर कार्य करने का आधार है। यहाँ से हमारे पास 3 प्रकार के चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुना 100, तो 12/10 गुना 100, इसे सॉल्व करेंगे 120 आएगा। बुद्धि लब्धि प्रत्यय सर्वप्रथम स्टर्न ने दिया। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम संबंध बालक की मानसिक आयु से होता है। 1908 में बिने ने मानसिक आयु का सर्वप्रथम विचार किया। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? यहाँ से अभिभावक बालक संबंध है। अनुवांशिकता जन्मजात स्वभाव तथा शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने वाला जैविक कारक है, जबकि अभिभावक बालक संबंध व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने वाले जैविक कारकों में शामिल है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व भिन्नता के निम्न कारण बताए: वंशानुक्रम, वातावरण, आयु व वृद्धि, स्वास्थ्य व परिपक्वता आदि है। व्यक्तिक भिन्नता से अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। इस अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। डाउन संलक्षण का कारण है, डाउन सिंड्रोम का कारण है हमारे पास यहाँ से ट्राइसोमी 21, डाउन संलक्षण त्रिगुणक सूत्रता 21 है का कारण त्रिगुणसूत्रता 21 है। यहाँ से इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में एक अनुवांशिक विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 के कारण उपस्थिति के कारण होती है। सामान्यतः गर्भस्थ होते समय शिशु अपने माता पिता से 46 क्रोमोसोम प्राप्त करते हैं। 23 माता से व 23 पिता से। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे 1 क्रोमोसोम ज़्यादा प्राप्त करते हैं। इस विकार से ग्रसित बालकों में शारीरिक व बौद्धिक विकास देरी से होता है। विश्वसनीयता की अवधारणाओं से आशय है। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय प्राप्तांकों की बारंबारता है। परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांकों की संगति से है। विश्वसनीयता से यह एक परीक्षण की निरंतरता को दर्शाता है। विश्वसनीयता का मापन प्राप्तांकों की बारंबारता को संदर्भित करती है। यह एक ही परिणाम को बार बार प्राप्त करने के लिए एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण है? प्रक्षेपीय परीक्षण है
पीआई। एमएमपीआई परीक्षण प्रक्षेप्य परीक्षण का उदाहरण नहीं है, यह बताना उदाहरण नहीं है। एमएमपीआई नहीं, बाकी टीएटी एससीटी विड्रॉ अ मैन है यहाँ से। एमएमपीआई मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्तित्व लक्षणों को व्यक्तित्व लक्षणों और मनोवैज्ञानिक का आकलन करता है। इसका मुख्य रूप से उन लोगों में परीक्षण किया जाता है जिनकी मानसिक स्वास्थ्य व अन्य नैदानिक मुद्दों को होने का संदेह है। टीएटी एससीटी तथा ड्रॉ अ मैन व्यक्तित्व मापन से संबंधित प्रक्षेपीय परीक्षण है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया। प्रारंभ में गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि प्रस्तावित की जिनसे उन्होंने बाद में बढ़ाकर 9 कर दिया। इस प्रकार गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति को अनेक बुद्धियों से एक विशिष्ट संयोजक के रूप में देखते हैं। गार्डनर द्वारा प्रस्तावित 9 प्रकार की बुद्धि है: भाषागत बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, देशिक बुद्धि, अन्य व्यक्तिक बुद्धि, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्वपरक बुद्धि। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों में चिंतन का गणितीयकरण करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है, जैसे गणित की विभिन्न शाखाओं, बीजगणित, संख्या, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, असतत गणित व संभाव्य व आंकड़ों से अवधारणाओं को समझना है। पारितोषिक व दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आधारित है क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर के अनुसार प्रस्तुत अनुबंधन पुनर्बलन के साथ संबंधित है। स्किनर ने पुनर्बलन को 2 प्रकार से बताए हैं। पहला सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन से यहाँ से हमारे पास आशय होगा कि सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत प्रशंसा, भोजन आदि को दिया जाता है जिसकी प्राप्ति से अधिगमकर्ता अधिक अनुक्रियाएं करता है। नकारात्मक पुनर्बलन दंड देना, निंदित करना जैसे कार्य किए जाते हैं जिसके प्रयोग से अधिगमकर्ता अनुक्रिया को त्याग देता है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पूर्व अनुभव बाल्यावस्था में सीखने से संबंधित नहीं है, बाकी प्रतिबिंबन, कल्पना व तर्क है, क्योंकि यहाँ से 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी जाती है। इस प्रकार से शेषवावस्था और किशोरावस्था के मध्य बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अनेक प्रश्न करता है। इस प्रश्न में जहाँ वह बच्चा होता है वहीं बड़े होने का अनुभव करने लगता है। इस अवस्था में समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि की योग्यताएं विकसित हो जाती है। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण को परिकल्पित किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण विकसित कौशल का ज्ञान प्रशिक्षण है। इस परीक्षण में शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि विद्यार्थी में कितनी उन्नति की है, विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधित ज्ञान प्राप्त किया है। गॉरिसन के अनुसार उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा मापन करता है। विकास के किस सिद्धांत में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? यह करता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में किशोर अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंता करते हैं। इसमें वे कुशल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार आदि जीवन व्यतीत करने के लिए कल्पना और चिंता का भय करता है। व्यवसाय के अनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव करते हैं। स्टैनले हॉल का कथन है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी से उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का दर्शन होता है।